गुड मॉर्निंग। आज आते हैं यूनिट नंबर 7 इक्विलिब्रियम पर। इक्विलिब्रियम को हम कैसे समझें उसके लिए एक एग्जांपल लेके चलते हैं। मान लीजिए हमारे पास हॉट टी है, कोई एक कप में हॉट टी हमने रखा हुआ है। मान लेते हैं कि उसका टेम्परेचर है 70 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि बर्नर से हमने चाय उतारा और चाय उतार के हम यहाँ तक लेके आए, तो उसका टेम्परेचर 70 डिग्री सेल्सियस अपन मान के चले। अब उसको यदि हमने ऐसे ही यहाँ पर टेबल पे रख दिया तो कुछ समय के बाद हम देखेंगे कि उसका जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज हो जाता है, और डिक्रीज होने के बाद रूम टेम्परेचर के नियरर आ जाता है। मान लीजिए रूम टेम्परेचर हमारा 25 डिग्री सेल्सियस है, तो उस 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास उस हॉट टी का टेम्परेचर हो जाएगा। पर क्या यदि हम उस हॉट टी को, जो अब ठंडी हो गई है, उसको यदि हम एक दिन तक रखा रहने दें तो क्या उसका टेम्परेचर 25 से गिरकर 0 डिग्री या माइनस में ऐसा पहुंच जाएगा? नहीं, ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि वहां पर एक कंडीशन डेवलप हो जाती है। उस कंडीशन को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम। उसी इक्विलिब्रियम की वजह से जो हॉट टी का जो टेम्परेचर कम होके कोल्ड टी में कन्वर्ट हुआ है, उस कोल्ड टी से और भी वो कोल्ड नहीं हो पाता है। इसी को बोला जाता है इक्विलिब्रियम। मतलब इस इक्विलिब्रियम में हॉट टी, मतलब जो अब ठंडी हो गई है चाय, और सराउंडिंग्स, इनके बीच में एक कंडीशन डेवलप हो गई है। दिस कंडीशन इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम। तो ये जो एग्जांपल था ये फिजिकल इक्विलिब्रियम का था, पर हमने पढ़ना है केमिकल इक्विलिब्रियम। तो हम केमिकल इक्विलिब्रियम पर चलें कि केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है और किस तरह से हमें लेना है। केमिकल इक्विलिब्रियम को समझने के लिए एक केमिकल इक्वेशन ले लें। A प्लस बी रिवर्सेबल साइन C प्लस डी। A प्लस बी का मतलब ये दो रिएक्टेंट है, C प्लस डी का मतलब ये दो प्रोडक्ट बन गए हैं। रिवर्सेबल साइन का मतलब ये फॉरवर्ड रिएक्शन है, फॉरवर्ड, और ये बैकवर्ड रिएक्शन है। रिवर्सेबल फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी है और बैकवर्ड डायरेक्शन में भी है। तो इसी रिएक्शन के लिए हम केमिकल इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश करते हैं। ऐसा मान के चले कि जो रिएक्टेंट्स हैं इनकी कॉन्सेंट्रेशन 100 मोल्स हैं, 100 मोल्स पर लीटर ये कॉन्सेंट्रेशन है। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हम देखें C प्लस डी की तो कितनी मिलेगी? 0 मिलेगी। अब जैसे जैसे अपन टाइम आगे बढ़ाते जाएं, यानी रिएक्शन करवाते जाएं, तो जो रिएक्टेंट्स हैं इनकी कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होने लगेगी। मतलब आफ्टर 10 सेकेंड देखें तो हो सकता है A और B के कुछ मॉलिक्यूल्स ये कन्वर्ट हो जाएं C और D में। मान लीजिए इनके 20 मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट हो गए C एंड D में, तो C और D की जो कॉन्सेंट्रेशन मिलके कितनी हो गई? 20, और यहाँ 20 से कॉन्सेंट्रेशन घट जाएगी और घटने के बाद ये आ जाएगी 80। फिर नेक्स्ट 10 सेकेंड्स में यदि हम देखें, नेक्स्ट 10 सेकेंड्स में जाएंगे तो ये 40 हो जाएगी, ये 60 हो जाएगी। कहने का मतलब ये है कि जो प्रोडक्ट है इस प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने लगेगी, बट जो रिएक्टेंट है इसकी कॉन्सेंट्रेशन घटने लगेगी। तो इसी बेसिस पर, यानी इस चीज को ध्यान में रखते हुए यदि हम एक ग्राफ प्लॉट करें टाइम और कॉन्सेंट्रेशन के बीच में, तो ग्राफ हमें कुछ इस तरह से मिलेगा। ये हमने एक्स एक्सिस लिया है, ये हमने वाई एक्सिस लिया है। यहाँ पर हम कॉन्सेंट्रेशन ए एंड बी की ले रहे हैं, और यहाँ 0 है, इसका मतलब सी और डी की कॉन्सेंट्रेशन है। तो C और D की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रही है? बढ़ रही है ये। और यहां हम लिख रहे हैं C और D। और लिखना बड़ा जरूरी है, एंड नहीं लिखना है। या तो C की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी या फिर D की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी। ओवरऑल प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती है। एंड इस केस में देखिए जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट की क्या होती है? डिक्रीज होती है। तो डिक्रीज हो रही है तो हमने ये ऐसा बनाया, A और B, या तो A की कॉन्सेंट्रेशन घटेगी या फिर B की कॉन्सेंट्रेशन घटेगी। तो इस तरह से हमारे पास ये ऐसे कर्व बन रहे हैं, और ये कर्व एक स्टेज पे जाके कांस्टेंट हो जाते हैं। मतलब एक स्टेज इसमें ऐसी डेवलप हो जाती है जिसमें ये स्ट्रेट लाइन में चलने लगते हैं। मतलब इस स्टेज को यदि हम देखें तो इस स्टेज को हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम की स्टेज, और इस इक्विलिब्रियम की स्टेज के बाद जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट है, और जो रिएक्टेंट्स हैं उनकी कॉन्सेंट्रेशन भी कांस्टेंट है। तो यहां से एक कैरेक्टरिस्टिक सामने आता है केमिकल इक्विलिब्रियम का,
कि जो रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स हैं इनकी कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट होती है एट इक्विलिब्रियम। तो इसी बेसिस पे हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक भी ले लें केमिकल इक्विलिब्रियम की। Characteristics of chemical equilibrium. Number 1, at equilibrium, concentration of each reactant and product become constant. ये आपने फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक बताना है। देन सेकंड कैरेक्टरिस्टिक, rate of forward reaction, rate of forward reaction जिसको हम RF से डिनोट करते हैं, इक्वल होता है rate of backward reaction के। एंड rate of backward reaction को हम RB से डिनोट करेंगे। F stands for forward, B stands for backward and R stands for rate की स्पीड क्या है उस पर्टिकुलर रिएक्शन की। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड होता है। एंड थर्ड कैरेक्टरिस्टिक, इक्विलिब्रियम इज डायनामिक इन नेचर। ये डायनामिक होता है। डायनामिक होने का मतलब ये है कि प्रोसेस रुकेगी नहीं, प्रोसेस चलती रहेगी। मतलब ऐसा नहीं है कि ये जैसे कांस्टेंट होगा तो यहाँ प्रोसेस रुक गई है, प्रोसेस रुकेगी नहीं, प्रोसेस चलती रहेगी। चलने का मतलब हो सकता है कि इसका 1 मोल इसमें कन्वर्ट हो तो उसी समय इसका 1 मोल डिकम्पोज होकर वापस इसमें कन्वर्ट हो जाए। तो इस तरह से ये प्रोसेस रेगुलरली आगे बढ़ती रहेगी, ये आगे चलते रहेगी। इसीलिए हम बोलते हैं कि जो केमिकल इक्विलिब्रियम है ये क्या होता है, डायनामिक इन नेचर होता है, डायनामिक होता है। तो ये था हमारा केमिकल इक्विलिब्रियम। अब इससे रिलेटेड लॉ पर आते हैं, लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम पर। लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम एंड लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम इसको स्टैब्लिश किया था गुल्डबर्ग एंड वागेन। ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम को स्टैब्लिश किया था और इन्होंने एक नया नाम दिया था लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम का। उसे बोलते हैं हम लॉ ऑफ मास एक्शन। और यदि हम इस लॉ के बेसिस पे देखें तो रेट ऑफ रिएक्टेंट्स कि जो भी रेट होगा रिएक्टेंट्स का ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्टिव मास के। रेट ऑफ रिएक्टेंट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास। और एक्टिव मास से मीनिंग है मोलर कॉन्सेंट्रेशन। एंड मोलर कॉन्सेंट्रेशन को हम स्क्वायर ब्रैकेट से डिनोट करते हैं। मोलर कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा बहुत आपने पढ़ा हुआ है चैप्टर नंबर 1 में। मोलैरिटी, इसे हम मोलैरिटी भी कह सकते हैं, मोलर कॉन्सेंट्रेशन मोलैरिटी भी कहा जा सकता है। और रेट ऑफ रिएक्टेंट्स मान लीजिए यहाँ तो यदि हम सिर्फ सिंगुलर ले तो यदि एक रिएक्टेंट है तो वो जो एक रिएक्टेंट का रेट रहेगा उसके एक्टिव मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। एक से ज्यादा यदि रिएक्टेंट है तो जो दोनों रिएक्टेंट है उनके जो एक्टिव मास है उनके प्रोडक्ट के वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमारे पास कोई एक केमिकल रिएक्शन है A + B रिवर्सिबल साइन C + D। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन RF फॉरवर्ड रिएक्शन प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब है मोलर कंसंट्रेशन मतलब एक्टिव मास। ये हमने ले लिया है A का, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और दूसरा रिएक्टेंट भी यहाँ पर B, तो उसको भी हमने दूसरे ब्रैकेट में लेना है। और इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा मल्टीप्लिकेशन होगा ये RF के डायरेक्टली प्रोपोर्शन में लेगा। अब यदि हम प्रोपोर्शन साइन हटा दें यहाँ इक्वल टू का साइन लाएं तो एक कांस्टेंट भी लाएंगे, उस कांस्टेंट को बोलेंगे KF A × B।
इसको दे दिया हमने इक्वेशन 1। अब यदि हम बैकवर्ड रिएक्शन के लिए चले, ये फॉरवर्ड के लिए था, अब बैकवर्ड के लिए हम चल रहे हैं। यदि हमने बैकवर्ड रिएक्शन के लिए चलना है तो ये रिएक्टेंट्स बन जाएंगे कौन, C प्लस डी। उस केस में RB इक्वल्स टू KB C इंटू डी, ये हमें मिलेगा। सॉरी, प्रोपोर्शनल, पहले प्रोपोर्शनल ले लें, उसके बाद फिर हम कांस्टेंट को लेके आएंगे। बैकवर्ड रिएक्टेंट बैकवर्ड रिएक्शन के केस में क्या होगा, C एंड D ये हमारे रिएक्टेंट्स बन जाएंगे, एंड अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन rate of backward reaction is directly proportional to the product of active masses of C and D। तो C और D का प्रोडक्ट होगा एक्टिव मासेस का। तो ये हमने प्रोपोर्शनल लिया, और प्रोपोर्शनल के साइन को हम हटा दें तो इक्वल टू का साइन लाएंगे, साथ में कांस्टेंट लाएंगे KB C इंटू डी, इसको दे दें हम इक्वेशन 2। अब आपको पता है एट इक्विलिब्रियम, यदि हम इक्विलिब्रियम के कंडीशन में चले, एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड होता है। तो RF की वैल्यू हम यहां से पुट करें इक्वेशन 1 से, KF A इंटू डी, और इक्वेशन 2 से हम RB की वैल्यू पुट करें KB C इंटू डी। और यदि मान लीजिए हमने साइड चेंज कर दिया, कांस्टेंट को एक तरफ ले गए, KF अपॉन KB इक्वल्स टू C इंटू डी अपॉन A इंटू B। ध्यान रखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट में रखना है। स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब है मोलर कॉन्सेंट्रेशन या फिर एक्टिव मास। और ये जो हमारा KF अपॉन KB आया कांस्टेंट है ये, और कांस्टेंट का रेशियो भी कांस्टेंट होगा, तो इसको एक नया कांस्टेंट देते हैं KC। सो KC इक्वल्स टू C इंटू डी डिवाइडेड बाय A इंटू डी। हियर KC इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इसी को बोला जाता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। एंड C स्टैंड्स फॉर कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ ये C कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब ये जो कांस्टेंट आया है उसका बेस है कॉन्सेंट्रेशन। अब ये जो हमने कॉन्सेंट्रेशन निकाला, ये जो हमने कांस्टेंट निकाला है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये हमने एक नॉर्मल रिएक्शन के लिए लिया है। अब यदि एक जनरल रिएक्शन के लिए हम लें इसे, जनरल रिएक्शन का मतलब वो रिएक्शन जिसे हम बैलेंस्ड करते हैं उसे हम बोलते हैं जनरल रिएक्शन। मान लीजिए AA BB रिवर्सिबल साइन CC प्लस DD, ये एक जनरल रिएक्शन है। यहाँ ये जो A B C D दिए हैं ये कोफिशिएंट्स हैं, मतलब जो भी केमिकल इक्वेशन जब हम उसको बैलेंस करते हैं तो कुछ नंबर्स आते हैं 2 3 4 5 लाइक दिस, ऐसे कुछ नंबर आते हैं, तो वो हमें पता नहीं है कि वो 2 3 4 आएंगे या नहीं, उसके प्लेस पर A B C D ऐसा लिखा हुआ है इस जनरल रिएक्शन। और इस जनरल रिएक्शन के लिए यदि हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चाहिए Kc, तो Kc इक्वल्स टू होता है C टू द पावर C D टू द पावर D A टू द पावर A एंड B टू द पावर B। ये डायरेक्टली आपने फॉर्मूला याद रखना है, मतलब जितने भी कोफिशिएंट्स हैं उनकी मोलर कॉन्सेंट्रेशन की पावर में वो कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इस तरह से आपने Kc की वैल्यू निकालना। इस जनरल इक्वेशन के लिए एक पर्टिकुलर एक रिएक्शन ले लेते हैं। पर्टिकुलर रिएक्शन मान लीजिए NH3 है, उसका हमने ऑक्सीडेशन किया है, NO और H2O में कन्वर्ट हुआ है। इक्वेशन को हम बैलेंस कर रहे हैं 4 एंड 5 की हेल्प से, तो 4NO एंड 5 10, तो 4 एंड यहाँ ले लें हम 6, 10 बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन 12, 4 इज 12, होल इक्वेशन बैलेंस। इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए हमें Kc फाइंड करना है, तो हम इसे कैसे लिखेंगे, Kc इक्वल्स टू, ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट NO पावर में 4, जैसा ऊपर देखिए C इंटू डी है, मतलब आपने प्रोडक्ट लिया है पहले, तो यहाँ भी हमने क्या लेना है, प्रोडक्ट लेना है NO, और 4 कोफिशिएंट है वो उसकी पावर में चला गया,
यहाँ पे कोफिशिएंट कौन है? C, तो C उसकी पावर में गया। ठीक वैसे ही H2O 6 है, पावर में 6 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय A मीन्स NH3 पावर में 4 एंड O2 पावर में 5। इस तरह से हमने Kc की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। ऐसा हम कैलकुलेट करते हैं, ये लाइन से कंफ्यूजन में आना नहीं है, इसको हटा दीजिए आप। ये बताने के लिए था कि C एंड D ये हमारे प्रोडक्ट्स हैं। सो इस तरह से हम Kc की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। मान लीजिए इसी रिएक्शन को हम रिवर्स करते हैं। रिवर्स करने से मतलब C एंड D को इधर ले आए और A एंड D को इधर ले जाए, मतलब CC प्लस DD रिवर्सेबल साइन AA प्लस B, ये हमने कर दिया। और इस रिएक्शन के लिए हमें Kc चाहिए, एक नया Kc मिलेगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो उसको हम शो करना है Kc डैश से। Kc डैश इक्वल्स टू होता है 1/Kc, मतलब यहाँ जो Kc आया है उसका रेसिप्रोकल ये होगा Kc डैश। मतलब रिवर्स रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आप ऐसा निकाल सकते हैं। मतलब मान लीजिए कोई न्यूमेरिकल है, उसमें Kc की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है और रिएक्शन को रिवर्स करके दिखाया गया है और आपसे नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू पूछी है। कुछ करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आपने फॉर्मूला लगाना है, 1/Kc कर देना है और वैल्यू सॉल्व कर लेना है या वैल्यू कैलकुलेट कर लेना है। सो ये है क्लियर। यहीं एक काम और करें। मान लीजिए हमने इस पूरी इक्वेशन में n से मल्टीप्लाई कर दिया, इस पूरी इक्वेशन में n से मल्टीप्लाई किया, मतलब NAA प्लस NBB रिवर्सेबल साइन NCC प्लस NDD। तो जो एक नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा जिसे हम बोल रहे हैं Kc डबल डैश, जैसे इस केस में लिया हमने Kc डैश, अब इस केस में ले रहे हैं Kc डबल डैश, क्योंकि इसकी वैल्यू भी डिफरेंट आएगी। तो ये जो Kc डबल डैश है, जो इनिशियल आपको Kc मिला था, ये इसकी पावर में जाएगा n, मतलब जिसका मल्टीप्लाई किया है उसको आप सीधे Kc की पावर में आप दे दो, तो ये Kc पावर n ये वैल्यू होगी Kc डबल डैश। तो इस तरह से था ये हमारा लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम से रिलेटेड। थैंक यू।